नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। सबसे पहले बात करते हैं WTO की। विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ने वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स 2020 को जारी किया है। आइए जानते हैं वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स 2020 की रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष। वर्ष 2018 तक लगभग 18% विनिर्मित वस्तुओं का शुल्क मुक्त मार्ग के माध्यम से भारत में आयात हुआ था। आपको बता दें कि विनिर्मित वस्तुओं के शुल्क मुक्त प्रवेश की ये स्थिति भारत में अन्य प्रमुख देशों की तुलना में औसत प्रशुल्क दर के अत्यधिक होने के बावजूद है। दरअसल शुल्क मुक्त लाभ उन निर्यातक देशों को प्रदान किए जाते हैं जिनके साथ भारत के व्यापारिक समझौते हैं, जैसे कि आसियान देश। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स में दिए गए ये आंकड़े बताते हैं कि ऐसे आयात को रोकने के लिए भारत के मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों की गहन समीक्षा करनी चाहिए। बाइंडिंग कवरेज में भारत की हिस्सेदारी 74% है, जो कि चीन के 100% की हिस्सेदारी से कम है। दरअसल बाइंडिंग कवरेज आयात के लिए बाध्यकारी दरों को लागू करने और धीरे धीरे प्रशुल्क दरों को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता का एक व्यापक संकेतक है। आइए अब जानते हैं विभिन्न प्रकार की प्रशुल्क दरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रशुल्क की। इस प्रशुल्क के तहत एक देश WTO के अन्य सदस्य देशों से होने वाले आयात पर प्रशुल्क अधिरोपित करने की प्रतिबद्धता प्रकट करता है। यदि कोई देश अधिमान्य व्यापार समझौते के अंतर्गत शामिल है तो उसके लिए अलग प्रशुल्क निर्धारित हो सकता है। अब बात करते हैं अधिमान्य प्रशुल्क की। अधिमान्य प्रशुल्क के तहत एक देश किसी अन्य देश के उत्पादों पर अल्प प्रशुल्क अधिरोपित करता है। इसके अंतर्गत अधिरोपित प्रशुल्क सामान्यतः मोस्ट फेवर्ड नेशन देशों के लिए लागू प्रशुल्क से कम होते हैं। अब बात करते हैं आबद्ध प्रशुल्क की। आबद्ध प्रशुल्क के तहत WTO के प्रत्येक सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई विशिष्ट प्रतिबद्धताएं होती हैं। आबद्ध प्रशुल्क किसी दी गई कमोडिटी लाइन के लिए अधिकतम मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रशुल्क स्तर है। हालांकि वास्तविक प्रशुल्क आबद्ध प्रशुल्क से कम हो सकता है। आइए अब बात करते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक संबंधों के। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2018-19 के 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अलावा भारत का व्यापार अधिशेष वर्ष 2018-19 के 16.86 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 17.42 बिलियन डॉलर हो गया है। द्विपक्षीय व्यापार में वस्तुओं की भागीदारी लगभग 62%, जबकि सेवाओं की भागीदारी केवल 38% रही है। भारत से निर्यात किए जाने वाले शीर्ष उत्पादों की सूची में कीमती धातु और पत्थर, औषधियां, मशीनें, खनिज ईंधन और वाहन शामिल हैं, जबकि भारत द्वारा आयात किए जाने वाले शीर्ष उत्पादों की सूची में कीमती धातु, पत्थर, खनिज ईंधन, विमान, मशीनें और जैविक रसायन शामिल हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2018-19 में संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया था। चीन वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 तक भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति से भारतीय वस्तुओं जैसे कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि आई है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार से संबद्ध परस्पर मतभेदों को दूर करने के लिए एक सीमित व्यापार समझौते पर वार्ता कर रहे हैं। इसमें भारत की तरफ से मांग की जा रही है कि अमेरिकी वीजा व्यवस्था में राहत दी जाए, कुछ इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों पर शुल्क की उच्च दरों से छूट दी जाए, साथ ही कृषि वस्तुओं, ऑटोमोबाइल के घटकों और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए व्यापक बाजार पहुंच आदि की व्यवस्था की जाए। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से मांग की जा रही है कि कृषि एवं विनिर्मित वस्तुओं, डेयरी उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापक बाजार पहुंच हो, डेटा स्थानीयकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती इत्यादि पहलों पर ध्यान दिया जाए। अगली खबर BOT मॉडल से संबंधित है। अंतर मंत्रालयी समूह ने BOT मॉडल के लिए मॉडल रियायत समझौते यानी मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए स्वीकृति दी है।
निर्माण परिचालन हस्तांतरण यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के आधार पर निजी निवेशकों के वित्त से निर्मित राजमार्गों के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल रियायती समझौतों के लिए इन परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इस समझौते के मुख्य संशोधन। टोल संग्रह में आए परिवर्तन को समायोजित करने के लिए परियोजनाओं का राजस्व मूल्यांकन प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात किया जाएगा। इसके पहले ये 10 वर्ष था। राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनुमति तभी प्रदान की जाएगी जब 90% भूमि का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को हल करने के लिए ये बदलाव किया गया है। इसमें एक विवाद समाधान बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर इन संशोधनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत अलग से लगभग 67,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाना है। निजी निवेशकों से यह अपेक्षा की गई है कि उनके द्वारा कुल लागत के 22% का वित्त पोषण किया जाएगा। इस मॉडल में निहित खामियों के कारण निजी निवेशकों की बैलेंस शीट खराब होने लगी थी, जिससे वे बीओटी टोल परियोजनाओं से दूर होने लगे थे। क्योंकि बीओटी मॉडल के अंतर्गत निजी निवेशक परिसंपत्ति को सरकार को हस्तांतरित करने से पहले एक निश्चित अवधि तक सड़क का निर्माण, परिचालन और रखरखाव करते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी हैम मॉडल तथा इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी मॉडल के कारण एनएचएआई पर वित्तीय बोझ में वृद्धि हो गई है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत एनएचएआई को परियोजना लागत का 40% आरंभ में ही और शेष 60% को आगामी 15 वर्षों की अवधि में वहन करना होता है। ईपीसी मॉडल के अंतर्गत एनएचएआई द्वारा आरंभ में ही 100% अग्रिम निधि उपलब्ध कराई जाती है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। एकीकृत गैस मूल्य प्रणाली का प्रस्ताव। इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस के परिवहन की लागत में कटौती करना है। वर्तमान में निम्न अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण गैस की परिवहन लागत अंतिम लागत की लगभग 10% है। सामान्यतः ये प्राकृतिक गैस की कीमत का लगभग 2 से 3% होता है। सरकार का ये प्रस्ताव ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस का हिस्सा वर्तमान के 6% से बढ़ाकर 2030 तक 25% करने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयास का हिस्सा है। वर्तमान में गैस परिवहन के लिए प्रशुल्क दरें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी प्रत्येक पाइपलाइन के लिए भिन्न भिन्न रूप से निर्धारित की जाती है। प्रशुल्क को 300 किलोमीटर के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें गैस के प्रवेश बिंदु से लेकर प्रशुल्कों में भी वृद्धि होती जाती है। यदि एक खरीदार को एक ही ऑपरेटर से कई पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की आवश्यकता है तो परिवहन प्रशुल्क में वृद्धि होगी। चूंकि भारत की संपूर्ण आयातित प्राकृतिक गैस पश्चिमी तट पर स्थित टर्मिनलों पर पहुंचती है, इस कारण पूर्वी भाग में स्थित खरीदारों के लिए लागत में वृद्धि हो जाती है। एकीकृत मूल्य प्रणाली के तहत 100 किलोमीटर के भीतर गैस परिवहन करने वालों के लिए एक समान मूल्य होगा और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक गैस परिवहन करने वालों के लिए भी एक अन्य समान मूल्य होगा। अगली खबर दिव्यांग जनों पर उच्चतम न्यायालय के अहम निर्णय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है दिव्यांग जन भी SC/ST कोटे के समान सुविधाओं के हकदार हैं। एक निःशक्त व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है। इस व्यक्ति को ये कहते हुए एक उच्च शिक्षण संस्थान ने दाखिला देने से इनकार कर दिया था कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी सामान्य योग्यता मानक को पूरा करने की आवश्यकता है। वर्ष 2012 के अनमोल भंडारी केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसी का अनुसरण किया गया है। इस केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना था कि निःशक्त व्यक्ति भी सामाजिक पिछड़ेपन से ग्रसित होते हैं, इसलिए वे भी SC/ST उम्मीदवारों को मिलने वाले समान लाभ के हकदार हैं। निःशक्त व्यक्तियों को दिए गए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है, जो सभी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच व्याप्त है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के तहत SC/ST और OBC जैसे पिछड़े वर्गों को प्रदान किया जाता है। क्षैतिज आरक्षण का मतलब आरक्षण के भीतर आरक्षण से है, जैसे महिलाओं, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति आदि के लिए आरक्षण। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी PWDS एक्ट 2016 उच्च शिक्षा में 5% और सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान करता है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें।
ई लोक अदालत। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ई लोक अदालतों का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लोक अदालत एक तरह का वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र होता है, जहां न्यायालयों के सामने गए बिना या अभियोजन के पूर्ववर्ती चरण में ही लंबित विवादों का सौहार्दपूर्वक निस्तारण किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है और इनके आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। वाहन पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह का एकीकरण संपन्न। ये वाहन प्रणाली को फास्टैग के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ये पोर्टल एक वाहन के सभी विवरणों जैसे पंजीकरण संख्या, चेसिस या इंजन नंबर, बॉडी या ईंधन प्रकार, विनिर्माता और मॉडल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाता है। फास्टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। इससे गाड़ी मालिकों को टोल प्लाजा से गुजरते समय रुकने की जरूरत नहीं होती है और रकम गाड़ी मालिक के अकाउंट से अपने आप कट जाती है। ये संपूर्ण देश में वाहनों का पंजीकरण या फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय फास्टैग विवरण प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड एफआईआर्स और चुराए गए वाहनों के बारे में केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त करने के लिए नेट ग्रिड ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन नेट ग्रिड को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS के डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करेगा। CCTNS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लगभग 14,000 पुलिस स्टेशन जुड़े हुए हैं। नेट ग्रिड का लक्ष्य सभी सरकारी डेटाबेसों को एकत्रित करना है ताकि व्यापक आसूचना यानी इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए सभी एजेंसियों को एकल स्रोत प्राप्त हो सके। इसके दिसंबर 2020 तक क्रियान्वित होने की संभावना है। नैनो पार्टिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस की गंभीरता को कम करेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया एक स्वप्रतिरक्षा विकार है जो मुख्य रूप से पैरों और हाथों के जोड़ों को प्रभावित करता है। ऐसे रोगियों में जिंक का स्तर कम हो जाता है। वैज्ञानिकों ने चिटोसन की सहायता से एक नैनो पार्टिकल तैयार किया है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की गंभीरता को कम करने के लिए जिंक ग्लूकोनेट के साथ इसे मिश्रित किया है। चिटोसन एक प्राकृतिक पॉलीसैकेराइड होता है जिसे क्रस्टेशियाई जीवों के बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन से प्राप्त किया जाता है। इसकी प्रकृति जैव निम्नीकरणीय, बायोकम्पैटिबल, गैर विषाक्त, म्यूको एडिसिव होती है। इसका विकास नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। इटोलिजुमैब। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने कोविड-19 के मध्यम से गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के उपचार के लिए इटोलिजुमैब नामक औषधि के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस दवा का प्रयोग सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में ही किया जाना है। इस औषधि का विकास बेंगलुरु स्थित एक फार्मा कंपनी बायोकॉन ने किया है। इटोलिजुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसे पहले से ही प्लेग सोराइसिस के उपचार के लिए मंजूरी प्राप्त है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दरअसल लैब निर्मित प्रोटीन होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में मानव एंटीबॉडी की तरह ही कार्य करते हैं और बाह्य रोगजनकों पर पाए जाने वाले अणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत में कोविड-19 के उपचार के लिए अन्य अनुमोदित दवाएं हैं एंटीवायरल्स जैसे रेमडेसिविर और प्रतिरक्षा निरोधक टोसिलिजुमैब, स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। मिजोरम भूकंप क्षेत्र। मिजोरम में 21 जून से 9 जुलाई के बीच कम से कम 8 बार मध्यम तीव्रता के भूकंप आए। भूगर्भिक शोध में इसके लिए 2 भूगर्भीय भ्रंशों की उपस्थिति को जिम्मेदार माना गया है। पहला है चुराचांदपुर माओ भ्रंश जो मिजोरम के चंफाई जिले की सीमा के साथ साथ म्यांमार में उत्तर दक्षिण में अवस्थित है। दूसरा है मैट भ्रंश जो मिजोरम के सिरशिप जिले के निकट उत्तर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में मैट नदी के नीचे स्थित है। भ्रंश वे असंबद्धता या दरारें हैं जो पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर अंतर संबंधी गति यानी डिफरेंशियल मोशन का परिणाम है। भ्रंश के साथ भूपर्पटी की ऊर्ध्वाधर या पार्श्व फिसलन भूकंप का कारण बनती है।
भारतीय रेलवे की प्रथम विशेष पार्सल ट्रेन। ये पहली बार है जब भारतीय रेलवे ने देश की सीमा से बाहर एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की है। इस ट्रेन ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से बांग्लादेश के बेनापोल तक सूखी मिर्च पहुंचाई है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर और इसके आसपास का क्षेत्र मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अपने स्वाद और ब्रांड में विशिष्टता के कारण इस कृषि उपज की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।